प्रचलन है कि उस लड़की का नाम वहां पर जो होता है वो अपने परिवार में आने के बाद नाम भी बदल देते हैं। भाई गोत्र बदल गया, सरनेम बदल गया, नाम भी बदल गया, तो इसका मतलब लड़की से वंश तो नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि लड़की को तो धान का पौधा कहा गया है। जैसे धान का पौधा उसकी छोटी रोप एक जगह लगाई जाती है और उसको फलीभूत होने के लिए दूसरी जगह लगाया जाता है, तब वह फलती है। उसी प्रकार से कन्या का भी अपना जो जन्म स्थान है वो उसका वंश नहीं है। वो जिस जन्म परिवार में जा रही है वह उसका वंश, वहां पर वंश वृद्धि करने की वो उसकी वो है, तो वहां पर वंश वृद्धि होगी, वहां संतान सुख की बात देखी जाएगी। तो इसका मतलब वो जो पुरुष है, पुमान, पुमान की बात कही है हमारे शास्त्रों में, पुरुष की बात कही है, तो वह पुरुष जो है उसके विषय में बात आएगी। उसका गोत्र जो है, उसकी जो जाति है, उसका वर्ण है, वो वृद्धि होगी। जब भी विवाह होता है उसमें 3 पीढ़ियों के नाम लिए जाते हैं। शाखोच्चार का वर्णन होता है, तो शाखोच्चार जो वर्णन होता है वो कन्या पक्ष का नहीं, मतलब कन्या का नहीं होता, वो उसके पिता, बाबा, परबाबा, यानी स्त्रियों के नाम नहीं बोले जाते, पुरुषों के नाम बोले जाते हैं। और वो एक ही गोत्र होता है जो ऊपर तक जाता है। और इसलिए यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि सगोत्र विवाह तो नहीं, क्योंकि ये वर्ण संकर के लिए भी बहुत जरूरी है कि वर्ण संकर तो नहीं हो रहे। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों का वर्णन अभी देखने वाले हैं। एक बार वाक्य व्यवहार में कुछ बातें ऐसी आई हैं कि केयम भो बाल खेला बिलसती सुमुख क्रंदसी तो माम मम्बा। अरे गणेश, तुम लोग यह कौन सा खेल खेल रहे हो, और सुमुख तुम सुबक सुबक क्यों रह रहे हो? ऐसा पार्वती जी गणेश जी से कह रही है। गजानन बोले, माँ भैया ने मेरे कानों को खींचकर और बड़ा कर दिया है। नहीं नहीं माँ, पहले इसने मेरी आंखों को बिल्कुल पास में लाकर अंगुली लाकर गिना था। ऐसा षडानन कहते हैं, कार्तिकेय कहते हैं, क्योंकि उनकी 6 आंखें हैं। और शिकायत भरे स्वर में जवाब दे रहे हैं। तब पार्वती जी गणेश जी को थोड़ा डांटते हुए बोली, देखो गणेश, ऐसी शरारत मत करो बेटा। नहीं माँ, भैया ने ही पहली मेरी नाक को जोर से खींचकर उसकी लंबाई नापी थी। कैलाश पर्वत पर घर के आंगन में इस तरह की बालोचित चेष्टाएं करते हुए सब देवताओं द्वारा प्रथम प्रणाम करके, और वो प्रथम प्रणाम करने योग्य गणेश जी को और मां पार्वती ऐसी शरारत करते हुए देखती हैं, तो वे बालक रूप गणेश कार्तिकेय ही तो हैं। अर्थात हर मां चाहती है कि मेरे घर में बालक जो है इस प्रकार की शरारतें करें। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ शरारत करें, किसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन उसके लिए बच्चों का होना भी आवश्यक है। तो संतान प्राप्ति के लिए हमें क्या कुंडलियों में देखना है ये तो हम सब जानते हैं और आप सब लोग देखते भी हैं। पंचम भाव, पंचमी, संतान कारक गुरु, इनसे संतान सुख का विचार किया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त सप्तमेश और नवमेश से भी संतान का हम विचार करेंगे और हमें करना चाहिए। विषय तो बहुत बड़ा है, मैं आपके सामने केवल प्रस्तावना रूप प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सामने मुख्य विषय रखेंगे। लेकिन कुछ कुछ भूमिका जो मेरी प्रस्तावना में है वो आपके काम की होंगी। यदि लग्नेश बृहस्पति, लग्नेश और बृहस्पति और सप्तम और पंचम भाव तथा इनके भाविश बलहीन हो तो भी संतान की समस्या हो जाती है। 1, 5, 9 का बहुत संबंध है। ऐसे ही पंचम भाव से सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये भी संतान में समस्या उत्पन्न कर देते हैं यदि बली हो जाए तो, और बलहीन हो जाए तो संतान होने के योग बन जाते हैं। कुछ और बातें हम इसमें देखते हैं। जब भी हम किसी भाव का विचार करते हैं, जैसा कि हम प्रवीण 2 आदि में पढ़ते आए, भाव, भावेश, कारक, ग्रहों की
पीएससी के आधार पर हम इन विषयों पर विचार करते हैं। कुछ मोटी बातें हैं, मोटी बातें मतलब स्थूल नहीं है, मतलब स्थूल बातें हैं, वो सूक्ष्म नहीं है। जैसे पंचम भाव में कोई ग्रह हो तो क्या फल देते हैं, लेकिन स्थूल है ये, सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म मतलब 100% नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि हम जब पीएससी के अंतर्गत जब देखेंगे तो भाव में राशि कौन सी है और भाव पर दृष्टि किसकी है और ग्रह किसके नक्षत्र में है, इसके कारण उसके परिणामों में परिवर्तन आएगा। वर्ग के अनुसार, वर्ग में नवमांश में किस वर्ग में गया है इसके अनुसार भी परिवर्तन आएगा। लेकिन स्थूल रूप में ऐसा कहा गया है कि पंचम भाव में सूर्य गर्भ की हानि करता है। हम ऐसे सभी ग्रहों के बारे में जानेंगे। अगर पंचम भाव में चंद्रमा हो तो पंचमा या भाव में यदि चंद्रमा है तो वो अधिक संतति, कन्या संतति देता है, ऐसा पाया गया है। अगर मंगल होंगे तो मंगल विशेषतः यदि शत्रु राशि के हों, पीड़ित हों, और तो और मेष के मंगल हों वो भी, क्योंकि मेष का मंगल जो है वो द्वादशेश भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मंगल भी उस भाव में संतान प्राप्ति में बाधक कर सकते हैं। बुध तथा शनि ये पंचम भाव में होने से पुत्र प्राप्ति में विलंब होता है। क्यों? क्योंकि ये नपुंसक ग्रह माने गए हैं और इसलिए यहां थोड़ा देर से संतान होने की संभावना बना देते हैं। गुरु बलवान हो तो संतान भाव में अच्छा है, लेकिन गुरु यदि बलहीन हो जाए तो अच्छा नहीं है। हालांकि पराशर सूत्र में ये बात भी कही है कि पंचम भाव में धनु राशि या मीन राशि या बृहस्पति का होना भी संतान प्राप्ति में बाधक है। लेकिन शुक्र सबसे अच्छा ग्रह है, वह वो हालांकि कन्या संतति ज्यादा देता है लेकिन पुत्र भी देता है। शनि इस भाव में गर्भ की हानि करता है। और राहु शनि, जैसे शनि नुकसान करता है, कष्ट मतलब संतान की प्राप्ति में कई बार देखा गया है कि पंचम भाव में बैठा राहु पहला गर्भ छीण हो जाए, ऐसा माना गया है, देखा भी गया है। केतु जैसा मंगल संतान में बाधक उत्पन्न करता है, ऐसे केतु भी उत्पन्न करता है। तो हम भाव, भावेश, कारक, इनके साथ इन ग्रहों की स्थिति आदि के आधार पर भी पंचम भाव का विचार करते हैं, जैसा कि अभी और वर्णन अभी आपके सामने आएंगे। अब हम इसमें और विषय देखते हैं कि संतान के भेद। संतान के भेद के विषय में यहाँ पर कहा गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में संतान के बारे में लिखा है कि संतान के 7 भेद होते हैं। जैसे औरत संतान होती है, दत्तक संतान होती है। जैसे हमने देखा आपने कि महाभारत में चित्र विचित्र की उत्पत्ति, व्यास जी के पुत्र कर्ण की उत्पत्ति, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप बलराम भगवान कृष्ण की उत्पत्ति, भगवान बलराम की उत्पत्ति, कृष्ण के भाई, जिनको का संकर्षण कहा गया। अब जिस संकर्षण की जो उत्पत्ति है, जो आज के समय में जो IVF पर हमारे सर देने वाले हैं, परक नली शिशु की बात है, या एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संतान को स्थापित करने की बात है, वो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में महाभारत काल में कही गई है पहले से। तो ये हमारा विज्ञान तो बहुत पुराना है। हमारे विज्ञान में तो श्रीमद् भागवत में ये वर्णन तक आया है कि पुरुष के द्वारा भी संतान की उत्पत्ति हुई है। श्रीमद् भागवत में ये जब हम नव की कथा सुनाते हैं, राजा नव की, तब उसमें ये वर्णन आया है। तो पुरुष के द्वारा संतान, यहाँ तक कि एक जो राजा है उनको एक श्राप तक मिल गया कि वो 6 माह जो है पुरुष रहेंगे, 6 माह स्त्री रहेंगे। ऐसे मतलब हमारे बहुत प्रकार की जो चीजें आज की जा रही हैं वो सब हमारे पहले से हैं। तो संतान के जो भेद थे उनमें क्या है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति इसमें विशेष बात है, क्योंकि यथा योग्य मुखाग्नि देने के लिए, पिंडदान करने के लिए पुत्र को अधिकारी जो कहा गया उस हिसाब से, तो पहली संतान विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुई संतान। नंबर 2 में कहते हैं अगर पत्नी में से कोई पत्नी में कोई समस्या थी तो दूसरे की कोख से उत्पन्न मतलब पुरुष के शुक्राणु और दूसरे की कोख से कन्या पुत्र का जन्म, संतान का जन्म।
और पति में कमी होने पर, अन्य स्त्री के द्वारा, संतान उत्पत्ति में असमर्थ होने पर, गोद लेने पर, मंत्र के द्वारा संतान की उत्पत्ति, और यहां तक कि आप ये तो संतान आपने उत्पन्न की वो संतानें हैं, उनको भी संतान कहा गया है जो आपके शिष्य हैं, जिनको आपने पढ़ाया, और वह भी आपकी संतान है जिसको आपने अपनी कन्या का दान दिया, यानी जामाता को भी संतान के रूप में माना गया। तो ऐसे संतान के उत्तम, मध्यम आदि भेद कहे गए हैं। अब संतान प्राप्ति में एक विषय और आता है। अब विषय तो बहुत है, क्योंकि हम सब देखते आए, इसलिए उन विषयों से हटके मैं थोड़ी बात करूंगा कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं, क्योंकि संतान प्राप्ति एक व्यक्ति का विषय तो है नहीं, पुरुष का केवल पुरुष संतान करेगा या स्त्री संतान करेगी, दोनों के मिलान के द्वारा संतान होती है। तो संतान प्राप्ति में अष्टकूट का विचार, जो अष्टकूट, दशकूट, पंचदशकूट, विंशतिकूट, जो गुण मिलान जिसको कहते हैं, दक्षिण भारत में 10 कूट होता है, पंचदशकूट होता है, विंशतिकूट भी होता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में अष्टकूट मिलान पर ही विशेष जोर दिया गया है। तो अष्टकूट विचार जो हमारे यहाँ होता है, उसमें जैसे कि हम देखते हैं वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट, नारी, तो ये भी हमारे इस बात के आधार हैं कि संतान प्राप्ति में इनका भी बड़ा रोल है। क्योंकि लोग इनको महत्व नहीं देते भले ही आजकल, लेकिन जब विवाह मिलान के देखते हैं तो वो अपना मतलब देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इनके जो अष्टकूट मिलान है उससे संतान का क्या संदर्भ है। वर का वर्ण कन्या के वर्ण से नीचा न हो, और नीचा न हो तो आपसी प्यार, आकर्षण उत्तम रहता है, ऐसा शास्त्रकारों में कहा गया है। पति पत्नी में आपसी आकर्षण रहेगा तो संतान प्राप्ति में बाधा कम होगी, और जब दोनों क्रिया जब मन से होती है तो वह स्थिर गर्भ की प्राप्ति होती है। इनमें 3 जो वर्ण के बाद जैसे वश्य कहा गया है और तारा कहा गया है, ये वर्ण, वश्य, तारा, ये बड़े विशेष महत्व रखते हैं। वश्य में 2 या कम से कम 1 गुण मिला हो, यानी क्योंकि वश्य के 2 ही गुण होते हैं टोटल, 2 पूरे मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो 1 तो कम से कम मिले, तो पति पत्नी में आपसी तालमेल बहुत होता है, और वैचारिक तालमेल होता है तो संतान प्राप्ति में अनुकूलता आती है। हम देखते हैं तीसरे नंबर पर तारा होता है, तो इसको 3 ही नंबर मिलते हैं। जो जिस क्रम में आता है उनको उतने ही अंक दिए गए हैं, वर्ण को 1, वश्य को 2, तारा को 3। तो तारा से क्या देखेंगे? धन, संपत्ति, संतान, सुख। तारा से ये संतान सुख का विचार तारा से भी करते हैं। पुरुष की तारा से कन्या की तारा तक, और कन्या की तारा से पुरुष की तारा तक हम विचार करते हैं। 3, 5, 7 जो आती है वो जो आ जाती है, वो वहां पर विपद, पितरी और बद निधन तारा जो होती है, उनके कारण भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है, या संतान प्राप्त होने के बाद परिवार में संतान के कारण बाधा आ जाती है। तो ऐसी स्थितियों में हम क्या करेंगे, इसको, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, योनि का विचार करना। अब योनि के कितने गुण होते हैं? 4 गुण होते हैं। 4 नंबर पे आती है तो 4 गुण होते हैं। तो योनि के आधार पर कि शारीरिक आकर्षण, दोनों की समान योनि, यानी योनि दोष नहीं होना चाहिए, ये भी संतान प्राप्ति में बहुत सहयोगी है। हमारे 5वें नंबर पर हम देखते हैं ग्रह मैत्री। अब ग्रह मैत्री ना मिले तो समझ लीजिए, तो ग्रह मैत्री जब पूर्ण मिलती है, 5 गुण होते हैं, तो टोटल 5वें नंबर पे है तो उसमें कुल 5 होते हैं। तो 5 में से 3 मिले तो मध्यम, और 4 मिले तो अच्छा, और 5 मिले तो सबसे अच्छा। लेकिन 3 से कम यदि ग्रह मैत्री आती है तो वह भी संतान प्राप्ति में अवरोध है, संतान प्राप्ति का मैं बाधक है। अब
ग्रह मैत्री से क्या देखते हैं, दोनों के स्वभाव को देखेंगे, स्वाभाविक स्थिति को देखेंगे। तो वर्ण वास्य तारा योनि की कमजोरी से काफी हद तक ये दोष दूर होते हैं, लेकिन यहाँ क्रम बढ़ता जा रहा है। अब इसके बाद हमारे ग्रह मैत्री के बाद आ जाता है गण मैत्री। तो गण मैत्री यानी दोनों का जो गण, राक्षस गण, मनुष्य गण, देव गण, 3 गण कहे गए हैं। अगर गण मैत्री भी नहीं है, तो गण मैत्री नहीं है तो ग्रह मैत्री होना चाहिए कम से कम। अगर ग्रह मैत्री है तो गण दोष का, गण मैत्री का मतलब समाधान हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ दिक्कत आएगी तो इससे भी संतान प्राप्ति में बाधा होगी, क्योंकि गण और संतान इससे भी दोनों के जीवन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। गण में 6 नंबर आता है, 6 पॉइंट मिलते हैं। अब इसके साथ ही हमारा जो होता है वो होता है भकूट, राशिकूट। यह तो बहुत ही ज्यादा विषय कहा गया है कि इसमें एक होता है नव पंचम भकूट। तो नवम और पंचम भाव संतान को लेकर के कहे गए। भावात भावम में पंचम भाव से पंचम भाव, इसका नहीं मिलना भी संतान संबंधी कष्ट है। या तो संतान प्राप्ति होने में कष्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो संतान होने के बाद भी कोई समस्या ऐसी आ सकती है जो संतान संबंधी कष्ट को उत्पन्न कर सकती है। इसमें 3 प्रकार के भकूट होते हैं, दुर्द्वादश भकूट, षडाष्टक भकूट। यानी भकूट कोई सा भी हो, लेकिन इसमें नवपंचम भकूट संतान के लिए विशेष करके देखा जाता है। इसके साथ ही इसमें हमारा एक और विषय आ जाता है अष्टकोट मिलान में, नाड़ी दोष। नाड़ी अगर दोनों की समान नाड़ी है तो नाड़ी दोष आएगा, क्योंकि विवाह के बाद सौभाग्य वृद्धि, पुत्र लाभ, धन धान्य, सब तरह का सुख ये नाड़ी दोष से लिखा जाता है। तो नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। तो नाड़ी दोष ना हो, गण दोष ना हो, भकूट दोष ना हो, ये सारे दोष जो हैं वो इस बात के लिए भी हमारे को दर्शाते हैं, बताते हैं कि इससे आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, संतति का सुख, धन का लाभ, इसमें सब में कमी आने वाली है अगर ये नहीं मिल रहे तो। नाड़ी दोष में तो जहां तक के स्वास्थ्य की भी विषमता कही गई है। दंपत्ति के सामान्य स्वास्थ्य में शिथिलता, विषमता बनी रहना स्वाभाविक बात है। और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो स्वास्थ्य के बारे में तो ये कहा है कि किसी भी फल की प्राप्ति के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। किसी भी धर्म के साधन का माध्यम तो शरीर ही है, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, चाहे अन्य कोई धर्म आपको साधना हो, लेकिन शरीर अच्छा होना जरूरी है। इसीलिए नाड़ी दोष विशेष करके नहीं होने चाहिए। हालांकि नाड़ी दोष के बहुत सारे परिहार भी इसमें दिए गए हैं हमारे इसमें, लेकिन गर्ग ऋषि, वशिष्ठ, शौनक आदि ऋषियों ने, बरा आदि ऋषियों ने नाड़ी दोष को एक स्वर में अत्यंत वियोगकारी, मतलब बहुत ज्यादा खराब बताया है। नाड़ी दोष को ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये मारक, घातक और विनाशक भी है। तो नाड़ी दोष भी नहीं होना चाहिए। अब ये तो चलो ठीक है कि अष्टकोट मिलान हो गया। अब यहाँ पर वर्ण, वस्य, तारा योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, गण और राशिकूट, भकूट, नाड़ी, ये टोटल मिला के हमारे 8 हो रहे हैं। तो ये इनका टोटल 36 होता है, 36। तो 36 में से आपका 50% से ऊपर, मतलब कम से कम 18 से ऊपर गुण मिलने चाहिए। लेकिन उसमें भी जैसे नवपंचम भकूट नहीं होना चाहिए, योनि दोष नहीं होना चाहिए, तारा खराब नहीं होना चाहिए, ग्रह मैत्री अच्छी, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको आप त्याग नहीं सकते, अन्यथा बाद में संतान की समस्या। विशेष करके नाड़ी का तो मैंने कई कुंडलियां देखने के बाद पाया कि जब संतान में कोई, संतान होने के बाद कोई समस्या आई है, तो या तो मैंने देखा कि सगोत्र विवाह उनका हुआ है, यानी कि उनके गोत्र में कोई समस्या थी, या उनकी कुंडली में नाड़ी दोष था। इसको हमारे विज्ञान में ब्लड ग्रुप से भी संबंध बताया गया कि समान ब्लड ग्रुप, उससे संतान के अंदर दोष आ जाते हैं। और इसके बाद एक और विषय आता है विवाह लग्न।
अब जब दोनों का विवाह हो रहा है उसके संदर्भ में ब्राह्मण से, आचार्य से, ज्योतिषी से पूछा जाता है कि अष्टकूट मिलान हो गया, मांगलिक दोष का परिहार मिलान हो गया, और कुंडली में ग्रहों का साम्य हो गया, दशा साम्य हो गया, ये सब देख लिया। अब ये बताइए इसका विवाह कब करें? तो विवाह लगने के लिए भी त्रिबल शुद्धि का विचार ठीक से किया गया हो। त्रिबल शुद्धि हम सब जानते हैं, वरस्य भास्करम बलम कन्यास गुरोर बलम उभयोस चंद्र बलम। लड़के के लिए सूर्य का बल, लड़की के लिए गुरु का बल, और दोनों के लिए चंद्रमा का बल विशेष करके हमें देखना चाहिए। अब वो भी देख लिया पंडित जी ने, और विवाह लग्न भी देख ली। और विवाह लग्न में जैसा कि विवाह लग्न के लक्षण कहे गए हैं, यहाँ मैं अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप जैसे अष्टम में मंगल आदि ना हो, विवाह लग्न की शुद्धि यानी लग्न शुद्धि देखी जाए, ये सब हो गया। लेकिन विवाह लग्न का महत्व, मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है लग्न का महत्व। तो लग्न का महत्व क्या? लग्न का महत्व ये कि आचार्य से कहा कि पंडित जी आप बताइए इसका लग्न कौन सा होगा। तो विवाह लग्न आपकी लग्न से, आपकी राशि से अष्टम लग्न तो नहीं है, इस बात पे भी विचार है। चलो सब देख करके पंडित जी ने, ब्राह्मण ने, आचार्य ने शोध करके दे दिया, और विवाह लग्न निकाला रात को 1 बजे का। लेकिन जिस समय विवाह होना है लोग अपने फोटोग्राफी में, अन्य कार्यों में, खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं, और पंडित जी जो है वो बेचारे वेट करते हैं कि भैया आ जाओ यजमान, अब तुम्हारा लग्न का समय हो गया। बोले बस बस पंडित जी 2 मिनट रुको। वो 2 मिनट करते करते विवाह लग्न निकल जाती है, और फिर उसके बाद जब वो आते हैं झूमते झामते, तब उनका विवाह होता है। क्योंकि मैं तो इस कर्म कांड से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, तो मैंने कई बार ऐसे प्रयोगों को देखा और कहा। और उसके बाद करे क्या आचार्य, क्योंकि जब आचार्य वहां फंस गया है तो उसे तो वो कार्य करके ही जाना है। तो उन स्थिति में जब वो कार्य होता है और बाद में उसके परिणाम निराशाजनक आते हैं, तो फिर वही आक्षेप आता है कि कौन से ज्योतिषी ने कुंडली मिलाई थी, कौन से ज्योतिषी ने विवाह मुहूर्त निकाला था, कौन से ज्योतिषी ने, क्या आपने देखा नहीं इसकी कुंडली में संतान योग नहीं था, आपने देखा नहीं इसकी कुंडली में फलाने फलाने योग नहीं थे, फलानी समस्या थी। अरे सारी समस्याओं को देखने के बाद ही तो ये समस्या बनी थी, और ये विवाह मुहूर्त, आपने तो विवाह मुहूर्त को ही महत्व नहीं दिया। यानी कि जिस समय आप किसी चीज का नींव रख रहे हैं, किसी कार्य की नींव रख रहे हैं, नींव रखते वक्त यदि दोष उत्पन्न हो गया तो उसमें दीर्घकालिक दोष उत्पन्न होने वाला है, उस पर किसी का विचार ही नहीं गया। और आज जितने भी विवाह आदि होते हैं, विवाह में तो यहाँ तक की बात आएगी कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन हम तो आर्य ब्रह्म विवाह की बात कर रहे हैं। जब ब्रह्म विवाह में यदि हम लग्न के महत्व को त्याग देते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक संतान प्राप्ति का एक मुख्य पहलू है। जब आप संतान प्राप्ति पर पूरा आप निबंध लिख रहे हैं, उस पर पठन पाठन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो केवल इतना ही नहीं कि पंचम भाव पंचमेश और कारक को देख करके संतान के ऊपर बोल दिया, आपको ये चीजें भी देखना पड़ेगी कि विवाह लग्न का महत्व भी नहीं छोड़ सकते। संतान प्राप्ति, अब संतान प्राप्ति में पूर्व जन्म का भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हम सभी लोग प्रारब्ध को भोगने के लिए तो आए हैं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। क्योंकि आपको ये देह मिली है, आपको ये शरीर मिला है, ये भोगने के लिए मिला है। अवश्यमेव कर्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। तो आपको जो भी आपने जन्म जन्मांतर में कोई कर्म किए हैं, उन कर्मों को अवश्य ही भोगना है। तो जातक ग्रंथों में कुंडली के आधार पर पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण शाप की वजह, मतलब कोई शाप लगा है, से भी ये संतान सुख में कमी कही गई है। मैं केवल संतान सुख में कौन कौन से शाप कहे गए इनके बारे में बताऊंगा, और अगली बार फिर इस प्रकार का हमारा मौका लगेगा तो हम उन संतान संबंध शापों के विषय में उदाहरण सहित कुछ प्रयोग बताएंगे। मैं पहला शाप देखते हैं हम, देव शाप होता है, यानी कि देवताओं के द्वारा कोई शाप लग जाए। देव शाप से भी संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। इसमें कहा गया है कि जैसे कि सूर्य अगर हो तो देव शाप होते हैं, और देव शाप लग जाता है। अब देव शाप के बाद दूसरा शाप हमारे यहाँ कहा गया भार्या शाप, यानी पत्नी का श्राप भी हो सकता है। पूर्व जन्म में पत्नी का कोई, अब जैसे कि
अभी हम कई बातें ऐसी सुनने को मिलती हैं, ये शाप रूप में परिवर्तित होती है। तीसरे शाप के रूप में विप्र शाप या ब्रह्म शाप कहा गया है, और चौथे शाप के रूप में पितृ शाप या पितृ दोष कहा गया है। पांचवें शाप के रूप में मातृ शाप, और फिर सर्प शाप, सर्प का भी कोई सर्प आपके द्वारा मर गया हो, मातुल यानी मामा आदि के द्वारा कोई शाप लगा हो, प्रेत शाप यानी किसी प्रेत का श्राप लगा हो। ऐसे बहुत प्रकार के शाप हो सकते हैं। अगर सूर्य पीड़ित हो रहा है तो शिव एवं गरुड़ के कोप से पितरों से श्राप हो सकता है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, इसके वर्णन तो बहुत सारे योग हैं, मैं एक एक लाइन में कुछ बात कह रहा हूं कि चंद्रमा यदि पीड़ित हो रहा है तो मात्र अथवा कोई साध्वी स्त्री से कोप हो रहा है, शाप लग रहा है। और अगर मंगल ग्रसित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो ग्राम देवता या शत्रु या स्वजनों का श्राप है, या भाई का श्राप जिसको भ्रातृ श्राप कहेंगे। अगर बुध अगर पीड़ित होता है तो उसके कारण हम मातुल श्राप या कोई जीवों का श्राप भी कह सकते हैं, कोई छोटे बालक बालिकाओं का श्राप भी कह सकते हैं, विष्णु भगवान के कोई कोप हो सकता है, उसको कह सकते हैं। बृहस्पति यदि पीड़ित हो रहा है, पंचम भाव के कारक आदि के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो गुरुद्रोह यानी ब्रह्म श्राप, कोई ब्रह्म श्राप, गुरु का श्राप लगा हुआ है। और शुक्र पीड़ित हो रहा है तो कोई साध्वी स्त्री या पत्नी का श्राप आपको किसी जन्म में लगा हुआ है, जातक को। शनि यदि पीड़ित होता है तो उसे कोई पीपल आदि वृक्ष उखाड़ने के कारण प्रेत श्राप लगा हुआ है। राहु यदि पंचम भाव या पंचमे से युद्ध होकर के पीड़ित होता है तो सर्प श्राप होगा। केतु से भी ब्राह्मण श्राप होता है। गुलिक से यदि कोई पीड़ित पंचम भाव होगा तो प्रेत श्राप होगा। और शुक्र और चंद्रमा गुलिक से पीड़ित होंगे तो गौ हत्या का श्राप हो सकता है, या कोई बधु, किसी के बधु के द्वारा भी श्राप लग जाता है। गुरु यदि गुलिक से अथवा केतु या गुलिक से कोई संबंध बन रहा हो तो ब्रह्म हत्या का श्राप भी हो सकता है। ज्योतिष सीखिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस आईकॉस चेन्नई द्वारा संचालित पाठ्यक्रम संपूर्ण भारत में शाखाएं और अब आपके शहर ग्वालियर में भी। प्रवेश विभिन्न संकायों में। ज्योतिष प्रवीण 1 वर्षीय डिप्लोमा, ज्योतिष विशारद 1 वर्षीय डिप्लोमा, हस्तरेखा प्रवीण 6 माह का डिप्लोमा।